हमारे मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के क्लासेस चल रही और अभी तक हमने ब्रिटिशर्स का पूरे क्रमबद्ध रूप से देखा कि विदेशी कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ। क्रमबद्ध रूप से हमने विदेशी कंपनी का आगमन देखा। विदेशी कंपनी के आगमन के पश्चात दो विदेशी कंपनियों का आपसी प्रभुत्व के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए हमने युद्ध भी देखा। किसने अपने प्रभुत्व स्थापित की? लास्ट में ब्रिटेन की जीत होती है। उसके बाद उन्हें पता रहता है कि हम भारत पे तभी कब्जा कर सकते हैं जब हम देसी रियासतों को हरा पाए। लेकिन कौन सी देसी रियासतों? सवाल यहाँ आता कि हम किसको? देसी रियासत तो 552 देसी रियासत थे, लेकिन उन देसी रियासतों को जो भारत में अखिल भारतीय बनाने की क्षमता रखते थे, अखिल भारतीय बनने की क्षमता रखते थे, वो कौन कौन से थे? बंगाल, अवध, मैसूर, मराठे, जो मुगल को परास्त करने की क्षमता रखते थे। क्योंकि मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल तो कमजोर हो गए थे। उनके बाद का शासन काल को उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता। उत्तरवर्ती मुगल काल में कोई भी ऐसा शासक बता दीजिए जो अंग्रेजों को या फिर अच्छा शासन कर पाया भारत में। कोई कैरेक्टरलेस, कोई मूर्ख, कोई मेल मिलाप की नीति, कोई झुकाव की राजनीति। तो इस तरह से हमने उत्तरवर्ती मुगल काल देखा और चारों देशी रियासतें में जो अच्छे अच्छे शासक थे उनको भी मार के पूरे भारत पे। और दूसरी तरफ बक्सर की लड़ाई ने आर्थिक रणनीति तैयार कर दी उनकी। प्लासी की लड़ाई से उन्होंने आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और बक्सर की लड़ाई से उन्होंने पूरा राजनीतिक नियंत्रण भारत में स्थापित कर दिया। अब वो धीरे 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 भारत के सीमाओं के पार भी अपना वर्चस्व स्थापित किया, बाउंड्री वॉल किया। जब चारों तरफ से सुरक्षित हो गए तो उसके बाद उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक लूट भारत में करेंगे। तो कैसे करते हैं आर्थिक और सांस्कृतिक लूट, उसमें हम लोग नजर डाल लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा भारत पर आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण, ब्रिटिश द्वारा भारत पर आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण, भारत पर साम्राज्यवादी नियंत्रण के बाद हमने देखा कि उन्होंने भारत पर साम्राज्यवादी नियंत्रण के बाद अब ब्रिटिशर्स का आर्थिक शोषण का मार्ग प्रशस्त हो गया और यही उनका अंत उद्देश्य भी था। लेकिन आर्थिक लूट को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी था कि भारतीय ब्रिटिश सत्ता स्वीकार करें और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक प्रभुत्व की नीति अपनाई। उसके लिए उन्होंने दो सिद्धांत दिए। भारतीयों को यह समझाने का प्रयास किया कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छे शासन करने आए हैं, भारत पर ब्रिटिश शासन उचित है, भारतीयों के हित के लिए है। और उन्होंने जो दो थ्योरी दिया था, एक था व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, और दूसरा जो था पैक्स ब्रिटेनिका थ्योरी, पैक्स ब्रिटेनिका थ्योरी का थ्योरी। उन्होंने कहा कि भारतीयों की संस्कृति सफेरों और असभ्यों की है संस्कृति है और हम अगर यहाँ आ जाएंगे तो उसके जो पाश्चात्य ब्रिटिश संस्कृति से जुड़कर आप अच्छे बन सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने भारत पर ब्रिटिश राज की वैधता को, प्रभुत्वता को साबित किया और इससे राजनीतिक रूप से भारत में राज करने की अनुमति मिल गई।
आरसी दत्ता ने एक किताब लिखी है, आरसी दत्ता, आरसी दत्ता की एक बुक है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने आर्थिक शोषण के 3 चरण बताए हैं। इस किताब में आर्थिक शोषण के तीन चरण बताए हैं। और वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष चरण, प्रत्यक्ष लूट का चरण, प्रत्यक्ष लूट का चरण, इसका टाइम पीरियड 1758 से 1813, 1758 से 1813। दूसरा मुक्त व्यापार का चरण, फ्री ट्रेडिंग, मुक्त व्यापार का चरण, और इसका टाइम पीरियड है 1813 से 1858, 1813 से 1858। थर्ड फेज पूंजी निवेश का चरण क्या है? फेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश का चरण, और इसकी टाइम पीरियड है 1858 से 1947। तो इस तरह से उन्होंने किया, और हम एक एक करके इसको हम देखते हैं। ब्रिटिश शोषण पर भारतीय प्रतिक्रिया क्या होगी? ब्रिटिश शोषण पर भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया। पहला तो उन्होंने आर्थिक शोषण और दूसरा सांस्कृतिक शोषण, आर्थिक शोषण और दूसरा सांस्कृतिक शोषण। आर्थिक शोषण में हम देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और सांस्कृतिक शोषण में हम देखते हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, रिलीजियस सोशल रिफॉर्म।
एस सोशल रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट। आर्थिक शोषण पर प्रतिक्रिया ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में सामने आई, जबकि सांस्कृतिक शोषण पर प्रतिक्रिया धार्मिक सुधार के रूप में आई। एक बहुत बड़े चिंतक और बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए हमारे, जिनका नाम है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं सिविल सर्विस का जिनसे उनके से रिलेटेड क्वेश्चंस ना बने, हर साल बनता है, चाहे यूपीएससी क्यों ना। दादा भाई नेरोजी ने 1868 में एक किताब लिखा, और किताब का क्या नाम था वो भी देख लेते हैं। पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूरल इंडिया। In un-British rule in India, इंडिया। इसमें उन्होंने बताया कि भारत से इंग्लैंड की ओर संसाधनों का एक पक्षीय प्रभाव किस तरह हो रहा है। इसका सोर्स भी उन्होंने ब्रिटिश शासन से जुड़े वेतन भत्ते, इंग्लैंड को औपनिवेशिक युद्धों के नाम पर ब्रिटिश शासन से जुड़े वेतन भत्ते, ब्रिटिश शासन से जुड़े वेतन भत्ते। पहला, इंग्लैंड को औपनिवेशिक युद्धों के नाम पर इंग्लैंड को औपनिवेशिक युद्धों के नाम पर मुक्त व्यापार के द्वारा पूंजी निवेश के द्वारा अर्जित नेरोजी के इस थ्योरी को पहली बार पैक्स ब्रिटानिया की थ्योरी को चुनौती मिली। तात्पर्य हुआ कि जब दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूरल इंडिया में सारे डिटेल्स बताए, तो इनके सिद्धांत से किसको चुनौती मिल रही है? पैक्स ब्रिटानिका थ्योरी को चुनौती मिली, और दिखाया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में नहीं है। इन सब चार चीजों से पता चलता है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में नहीं है। हित में नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी है और इतिहासकार भी बोल लीजिए इनको, जेम्स सुलिवन, जिनका नाम है जेम्स सुलिवन। बीपीएससी में बहुतों बार पूछा जा चुका है और यूपीएससी में भी इनके बारे में पूछा गया है। एक ब्रिटिश इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार इनका क्या है भी देख लेते हैं। इनका कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन एक स्पंज की तरह है जो गंगा की जल को सोखकर
टेंस में निचोड़ देती है। और मेंस का बहुत बार क्वेश्चन भी बन चुका है यूपीएससी का। इनका कथन क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन एक स्पंज की तरह है, जो गंगा की जल को सोखकर टेंस में निचोड़ देती है। कहां निचोड़ देती है? टेंस में निचोड़ देती है। इनका कथन खुद में क्वेश्चन भी है यूपीएससी का, बीपीएससी का, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इससे आप ये समझ लीजिए कि भारत में जो इंग्लैंड जो शासन कर रहा है, भारत में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और टेम्स लंदन में, मतलब गंगा की जितनी इनकम हो रही है गंगा से, यानी भारत से जितनी इनकम हो रही है, सारा इनकम कहां जा रहा है? टेम्स यानी लंदन में जा रहा है। मतलब पैसा यहां का, कमाई वहां का, और भारतीयों को 0/0। तो इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट हुए? रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। और यहां से यूपीएससी का एक कोर एरिया है, यहां से हर साल क्वेश्चन 100% आना ही रहा है। अब कौन सा आएगा तो पता नहीं, लेकिन आना ही आना है। तो कौन कौन से हुए उसमें भी हम नजर डालते हैं। रिलीजियस मूवमेंट यानी SRRM, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें कौन कौन सा मूवमेंट हुए? हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, और फारसी रिफॉर्म मूवमेंट। नेक्स्ट लोअर कास्ट मूवमेंट, नॉर्थ इंडिया का लोअर कास्ट मूवमेंट होगा। नॉर्थ इंडिया में लोअर कास्ट मूवमेंट, और साउथ इंडिया। इसके बाद है ट्राइब्स मूवमेंट, फिर एग्रियन मूवमेंट, तो इन सारे मूवमेंट से किसी न किसी एग्जाम में
आना ही आना है। एग्रेरियन मूवमेंट के बाद है लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट, लेबर और लास्ट वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट। वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट, इन सारे मूवमेंटों को हम एक एक करके बारीकी से उनकी कॉन्सेप्ट, उनका उद्देश्य, कारण क्या था, सफलता पाए या ना पाए, परिणाम क्या निकला, कितनी अपनी छवि छोड़ पाए, बहुत अच्छे ही तरीके से हम देखेंगे और समझेंगे।